ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 54। मधु रिक्शा में बैठकर विक्की के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई। विक्की ने वही मैसेज विराज को भी भेज दिया और मैसेज में लिखा, मुझे पता है मधु तुम्हारी लैला है। आज तुम्हारी लैला के साथ वह करूँगा मैं क्या पूरी दुनिया देखेगी। बगैर कपड़े का उसे मार्केट में दौड़ाया नहीं तो मेरा नाम विक्की नहीं। जहाँ वह आज गई है ना वहाँ इज्जतदार लोग नहीं कभी जाते। विराज ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिमाग पूरी तरह हिट करने लगा। अगर विक्की उसके सामने होता तो सचमुच उसे आज जान से मार देता। पर विराज तो विक्की के मैसेज से यकीन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसने रवि को कॉल लगाया और मधु के बारे में पूछा। रवि ने कहा, दीदी कुछ देर पहले घर से बाहर गई, पता नहीं कहाँ गई, कुछ बात बताकर नहीं गई। यह सुनकर विराज को टेंशन आने लगा और वह होटल से बाहर निकला और कार में बैठकर उस एड्रेस पर जाने लगा। उधर मधु बिल्डिंग देखकर असमंजस में पड़ गई कि अंदर जाए कि नहीं जाए, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर विक्की को कॉल की, पर विक्की उसका कॉल रिसीव नहीं किया, बल्कि उसे मैसेज में लिखा कि 3rd फ्लोर पर आ जाए, रूम नंबर 4 में। उसका मैसेज पढ़कर मधु हाथ में मोबाइल लिए तेजी से अंदर के तरफ जाने लगी। तभी उसे एक आदमी अजीब नज़रों से देख रहा था, जो देखकर मधु को बहुत अजीब लगने लगा। मधु 3rd फ्लोर पर पहुंच गई। रूम नंबर 4 जब वह देखी तो बाहर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। अंदर से एक लड़के ने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर मधु पूछी, विक्की कहाँ है? जो सुनकर वह लड़का बोला, वह अंदर है, उन्हें बहुत चोट लगा है। इतना बोलकर वह साइड हट गया, जो देखकर मधु अंदर चली गई और उस लड़के ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मधु तुरंत पीछे पलटकर देखी और बोली, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? पहले दरवाज़ा खोलो। विक्की, विक्की तुम कहाँ हो? वह लड़का हंसते हुए बोला, यहाँ कोई विक्की नहीं है। क्या मतलब विक्की नहीं है? अभी तो तुमने कहा कि वह अंदर है। विक्की, विक्की कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। उस लड़के ने तुरंत अपने शर्ट के बटन खोलने लगा, जो देखकर मधु तुरंत अंदर कमरे में भागी। उसने और अंदर से दरवाज़ा लॉक की। उसे यहाँ विक्की दिखाई नहीं दिया। वह तुरंत विक्की को कॉल करने लगी, पर विक्की उसका कॉल रिसीव नहीं किया, बल्कि उसने तो पुलिस को कॉल करके उस एड्रेस पर भेज दिया। उस लड़के ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा और कहा, तुम्हें क्या लगता है इस कमरे का मेरे पास चाबी नहीं है? उसने इतना ही कहा होगा कि मधु और ज़ोर से रोने लगी। उस लड़के ने तुरंत चाबी से दरवाज़ा खोला और जैसे उसने दरवाज़ा खोला कि मधु अंदर से उसके सिर पर मार दी, जिससे वह लड़का नीचे गिर गया और मधु उसे क्रॉस करके जैसे भागने लगी कि उस लड़के ने उसका पैर पकड़ लिया। उसके इस तरह से पैर पकड़ने से मधु मुंह के बल गिरी और गिरने की वजह से उसका हाथ मुड़ गया। वह जोर से चिल्लाई। वह अपना हाथ के सहारे उठने की कोशिश की, पर उठ नहीं पा रही थी और वह लड़के ने उसका पैर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मधु का एक हाथ काम नहीं कर रहा था। अब अपने दूसरे हाथ से उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी, पर वह लड़का बोला, मैं तेरे साथ कुछ नहीं करने वाला, डर मत। अगर तू चिल्लाएगी ना तो मैं तुझे जान से यहीं मार दूंगा। मधु के हाथ में इतना जोर का दर्द हो रहा था कि उसे सहा नहीं जा रहा था और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ को पकड़ी थी। अब तक तो उस एड्रेस पर विराज भी पहुंच गया और वह कार में से निकलकर ऊपर जाने लगा, क्योंकि विक्की ने मैसेज में रूम नंबर भी डाला था। विराज जैसे दरवाजे पर पहुंचा कि जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगा। मधु दरवाजे के पास पहुंच वह दरवाज़ा खोल पाती कि उसके पहले उस लड़के ने वापस उसे दबोच लिया। अब उसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और विराज उस आवाज़ को अच्छे से पहचान गया। उस लड़के ने पीछे से बाल पकड़ के रखा था और एक हाथ से मोबाइल ले पुलिस से कहा,
पुलिस अभी तक नहीं आई। जो सुनकर मधु जोर से रो रही थी। वह घबराकर उस लड़के को देखने लगी। विराज ताकतवर तो बहुत था। पहले तो उसने अपनी मजबूत हाथों से जोर जोर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश किया, पर जब वह दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने थोड़ा सा पीछे हुआ और तेजी से अपने मजबूत कंधे से 2-3 बार मारा, जिससे दरवाज़ा खुल गया। उस लड़के ने मधु का बाल कस के पकड़ा। यह नज़ारा देख तो विराज का खून उबलने लगा और वह तेजी से अंदर गया। उस लड़के का पीछे से गर्दन पकड़ के अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे मारने लगा। मारपीट चालू ही था कि तब तक पुलिस आ गई। मधु के बाल बिखरे हुए थे, उसका दुपट्टा तो अंदर कमरे में रह गया। पुलिस तुरंत आगे आकर दोनों को छुड़ाने लगी। विराज गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए कहा, ले जाओ इसे, इसकी इतनी कुटाई करना और इसके साथ इसके पालतू कुत्ते को भी। यह सुन पुलिस पहले बोला, इसके साथ आपको भी चलना होगा। हमें आधे घंटे पहले ही कंप्लेंट मिला था कि यहाँ पर लड़का और लड़की साथ में है। 3 महीने पहले भी यहाँ पर रेड पड़ चुका है। यहाँ पर हमेशा रात में लड़के और लड़कियाँ आया करते हैं। ये सुन तो विराज भी शॉक्ड हो गया और वही हाल मधु का भी था। पर विराज सब कुछ समझ गया कि विक्की ने मधु को फंसाने के लिए ये सब कुछ किया। वह बहुत चिढ़ गया था। विराज पुलिस वाले को समझाते हुए कहा, इन सब में इस लड़की की कोई गलती नहीं है। आप लोगों को जो कुछ कहना है मुझे कहिए। विराज का इतना कहना कि पुलिस वाला बोला, हर मुजरिम यही कहता है, उसकी गलती नहीं। पर हम आपको अच्छे से जानते हैं मिस्टर विराज कोठारी, और हमें पता भी है कि आप माहौल में कभी नहीं आएंगे, इसलिए अच्छे से पेश आ रहे हैं। वरना अब तक दूसरा कोई होता तो सबको घसीट कर लेकर जाते। अब आप सब चलिए। यह सुन विराज को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में बोला, मैंने कहा इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अगर आप लोगों को चार्ज फाइन करना है या केस करना है तो मुझ पर करो, इस पर नहीं। इसका नाम नहीं आना चाहिए और मेरा वकील पुलिस स्टेशन आकर बात कर लेगा। पुलिस वाले ने उस लड़के को अरेस्ट कर लिया तो विराज मधु का हाथ पकड़ के वहाँ से अपने साथ ले जाने लगा। विराज ने जैसे मधु का हाथ पकड़ा कि मधु जोर से चिल्लाई और उसकी कहराने की आवाज़ सुनकर विराज उसे ध्यान से देखने लगा, पर उसे समझ में नहीं आया। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और दूसरा हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगा। विराज कार का दरवाज़ा खोला और मधु को बैठने के लिए कहा। वह तुरंत बैठ गई और वह खुद कार चलाने लगा। मधु अभी भी रो रही थी। उसने वापस अपना हाथ दूसरे हाथ से पकड़ कर बैठी थी। जो गाड़ी चलाते वक्त विराज बार बार उसके तरफ देख रहा था। विराज ने बादल को कॉल किया और उसे पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। जो मधु के मोबाइल में मैसेज था और जो विराज के मोबाइल में मैसेज था, वह सब बादल ने पुलिस को दिखा दिया, जिससे सब कुछ क्लियर हो गया। आज विराज के पास भी कोई शब्द नहीं था कि वो मधु पर चिल्लाए, कुछ पूछे। उसके कंधे पर अभी भी दुपट्टा नहीं था। फिर भी विराज शांत आवाज़ में बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सुनकर मधु फिर से रोने लगी। जो देख विराज बोला, क्या हुआ? तुम्हारा हाथ दिखाओ मुझे। विराज वापस उसका हाथ पकड़ा तो उसका लेफ्ट हैंड का थंब तेजी से सूजन आने लगा था। जो देखकर विराज गाड़ी टर्न लिया और उसे हॉस्पिटल लेकर गया। जब डॉक्टर ने मधु का हाथ का इलाज किया तो पता चला उसका थंब फ्रैक्चर हो गया है और डॉक्टर ने उसके थंब का प्लास्टर किया, जिसका दर्द मधु को सहा नहीं जा रहा था। वह जोर जोर से चिल्ला कर रोए जा रही थी, बल्कि विराज ने उसका दूसरा हाथ पकड़ के रखा था ताकि डॉक्टर डिस्टर्ब ना हो जाए। वह इतनी दर्द से तड़प रही थी कि उसका दर्द विराज अच्छे से देख पा रहा था। डॉक्टर ने उसके लिए मेडिसिन्स दिया और उसे रेस्ट करने के लिए कहा। विराज उसे सहारा देकर बाहर लेकर आया। कार का दरवाज़ा खोल उसे सहारा देकर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग करने लगा। तभी उसे बादल का कॉल आया और उसने ऐसा कुछ कहा जो सुनकर विराज गुस्से में बोला, मुझे विक्की किसी भी हालत में चाहिए। वह यहाँ से भाग नहीं सकता, ढूंढो उसे।
विराज का इतना कहना कि मधु जो रो रही थी वह सुनकर उसे फिर से सब कुछ याद आने लगा। वह अपना दर्द भूलकर गुस्से में बोली, तुमने विक्की के साथ ठीक नहीं किया। गाड़ी रोको, मुझे मेरे घर जाना है। विराज कॉल कट किया और मोबाइल साइड में रखते हुए कहा, उसने जो तुम्हारे साथ ये सब किया तुम अभी भी उसका साइड ले रही हो। तुम्हें पता है अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो आज तुम्हें पुलिस लेकर कस्टडी में डाल देती, बल्कि बदनाम कर देती। पता नहीं वह लड़का तुम्हारे साथ क्या करता। तो अभी मैं कौन सी इज्जतदार हूँ, वैसे भी बदनाम हो चुकी हूँ। और विक्की के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब गाड़ी रोको, मुझे मेरे घर जाना है। ये सुन विराज बोला, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जा रहा हूँ, कहीं और नहीं। मधु विराज के साथ घर नहीं जाना चाहती थी और वह जैसे बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो उसकी मम्मी और मामा, यहाँ तक कि महिमा जी वहीं खड़ी थी, क्योंकि विक्की ने ऐसा मैसेज ही सबको लिखा था कि सब पढ़कर परेशान हो गए थे। मधु कार में से बाहर निकली और अपने मम्मी को देख उनके तरफ जाने लगी कि शीला जी आगे आते ही जोरदार थप्पड़ मधु के गाल पर जड़ दी। विराज जो कार में बैठा था वह देखकर तुरंत बाहर निकला और गुस्से में शीला जी के पास आकर कहा, ये आप क्या कर रही हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा पहले से वह दर्द झेल रही है? महिमा जी भी अपने मुंह पर हाथ रख शॉक्ड हो गई। शीला जी गुस्से में उंगली विराज की तरफ करते हुए बोली, तुम माँ बेटी के बीच में एक शब्द नहीं बोलोगे। शीला जी विराज का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। वह तुरंत मधु के दर्द को इग्नोर करते हुए उसके बाहीं पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोली, तुझे इतना ही शादी का शौक है तो तू कह देती, आज ही तेरी शादी करवा देती। यूँ छुप छुपाकर घर से जाने की क्या ज़रूरत है? और इसके साथ मिलकर तूने उस बच्चे के साथ अच्छा नहीं की। पता होता ना तू बड़ी होकर ऐसा करेगी तो बचपन में तुझे जान से मारती होती। तेरे बाप के मरने की जगह पर तू मरी होती तो अच्छा होता। आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। ये बोलते वक्त शीला जी रोए भी जा रही थी, मधु भी रो रही थी। महिमा जी आगे जाकर शीला जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें चुप कराने लगी। विराज जो गुस्से में था वह एकटक शीला जी को देखने लगा। 2 मिनट रुककर बोला, क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं? 2 दिन के लड़के पर आपको इतना भरोसा कर रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, तुम मत बोलो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना अभी इसे जान से मार दूँगी। ना ये रहेगी और ना ही कोई तमाशा होगा, भले मुझे जेल जाना पड़ेगा। यह सुन विराज को और भी गुस्सा आया और वह मधु का राइट हैंड पकड़ के उसे ले जाने लगा। जो देख महिमा जी आगे आकर बोली, विराज ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसका हाथ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा होगा? जो होना था वह हो गया, अब इसके आगे कुछ बुरा नहीं होगा। वैसे भी इसकी शादी मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। यह सुन महिमा जी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने विराज के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा, पर विराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। महिमा जी आगे बोली, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इसका हाथ छोड़ो। बस कर दो विराज, तुम्हारी वजह से हर जगह मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और विक्की को तुमने कहाँ छुपा के रखा है? उतने में मधु के मामा आगे आकर विराज को गुस्से से बोले, तुम मधु का हाथ छोड़ो। इसका हाथ अब मैं नहीं छोड़ूंगा। विराज का जिद देखकर अब मधु अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम मेरा हाथ छोड़ रहे हो कि नहीं? क्योंकि अब जो मैं करूँगी ना, शायद इससे सबको शांति मिल जाए। मधु का इतना कहना कि विराज समझ गया वह क्या कह रही है। विराज मधु की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने कहा था ना तुम्हारा नाम के साथ नाम जुड़ना चाहिए, तो मैं अपना नाम जोड़ने के लिए तैयार हूँ। मॉम, शादी की तैयारी करिए। इतना बोल फिर विराज मधु का हाथ पकड़ खींचते हुए उसे कार में बिठाया और खुद बैठकर वहाँ से उसे ले जाने लगा। मधु अपने एक हाथ से उसे रोक रही थी, पर विराज स्पीड में कार चलाने लगा।
महिमा जी तो भूत बने खड़ी थी। उन्हें समझ में नहीं आया कि विराज इतना जल्दी जल्दी क्या बोल कर गया। विराज मधु को घर ले जाने के बजाय वह ब्लैकबेरी क्लब लेकर गया। विराज मधु को जबरदस्ती ब्लैकबेरी लेकर आया। मधु उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। वह बार बार अपना हाथ छुड़ा रही थी, पर विराज उसका हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि जबरदस्ती उसे अपने कमरे में लेकर आया। मधु बहुत गुस्से में थी, पर विराज बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था। वह शांत आवाज में कहा, जो तुम चाहती थी वही होने जा रहा है, फिर ये सब नाटक करके क्या फ़ायदा। विराज का इतना कहना कि मधु एकदम उसके करीब आकर बोली, मैं जो चाहती हूँ वैसा तो आज तक हुआ ही नहीं, और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना, ना तब, ना अब और ना फ्यूचर में, कभी नहीं। मैं किसी गधे से कर लूँगी, पर तुमसे नहीं। मधु इतना बोलकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। वह जा पाती कि उसके पहले विराज उसकी बाहें पकड़ के एकदम अपने करीब कर लिया, क्योंकि मधु का इस तरह ना कहना उसका ईगो हर्ट हुआ। विराज एकदम उसे अपने करीब कर लिया और अपना माथा उसके माथे से जोड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मुझे गधे के साथ कंपेयर कर रही हो? खुद को किस्मत वाली समझो कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। विराज का इतना कहना कि मधु मुस्कुराने लगी, और जो देख विराज को अपना इंसल्ट फील हुआ। मधु आगे बोली, अगर मैं तुमसे शादी करूँगी ना, तो मैं बदकिस्मत वाली हुई। बात समझ में आई तुम्हें? यह सुन तो विराज भड़क गया, पर वह उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं निकालना चाहता था। उसके कमर पर हाथ रख एकदम अपने करीब किया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम अपने आप को लक्की समझो या अनलक्की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इस वीकेंड के अंदर तुम मिसेस मधु विराज कोठारी बनोगी, समझी? विराज का इतना कहना कि मधु की धड़कनें तेजी से धड़कने लगा। एक तो दोनों एकदम करीब थे। मधु के कंधे पर दुपट्टा भी नहीं था। उसका ब्रेस्ट हल्का विराज के चेस्ट में टच हो रहा था, और विराज उसकी आंखों में देखते हुए अपनी नज़र धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ाने लगा। मधु अब कसमसाने लगी और अपने एक हाथ से उसके चेस्ट पर रखकर धक्का दे रही थी। फिर भी विराज उसके कमर से हाथ नहीं हटाया, बल्कि हल्का मुस्कुराते हुए कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, और हाँ, हाथ बचाकर शावर लेना। डॉक्टर ने मना किया है ना, हाथ पर पानी नहीं जाना चाहिए। थोड़ी देर में वेटर तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर देगी। इतना बोलकर विराज जाने लगा और मधु उसके पीछे से चिल्लाए जा रही थी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना है, और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। विराज उसकी एक भी बात नहीं सुना और वह बाहर चला गया। अपने कैबिन में आया और बादल उसके सामने खड़ा था। विराज उससे पूछा, कहाँ छुपकर वह बैठा है? मुझे किसी भी हालत में वह चाहिए बादल। बादल नज़रें झुकाए हुए बोला, बॉस, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह मिल जाए। उधर कोठारी मेंशन महिमा जी अपना मोबाइल ले अपने पूरे रिश्तेदारों को कॉल करके बता रही थी कि उनका बेटा शादी के लिए तैयार हो गया। पहले तो उन्होंने काशी जी और ओम को बताया, जो सुनकर बहुत खुश हो गए। उनको यकीन नहीं हो रहा कि विराज इतना जल्दी शादी के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इस शादी की वजह से तो वह घर छोड़कर होटल में रहने लगा था, और सबसे बड़ी बात कि वह मधु के साथ कर रहा है। काशी जी ने तुरंत भूमि को कॉल करके यह खुशखबरी बताई, जो सुनकर भूमि भी बहुत खुश हो गई। उसे तो मधु से बात करना था, पर उसका मोबाइल इस वक्त बंद था, क्योंकि उसका मोबाइल पुलिस के पास था। विधि तो पूरे लिविंग एरिया में बच्चों की तरह दौड़ने लगी। वह बार बार अपनी मॉम से पूछ रही थी, मॉम, क्या आप सच कह रही हैं? भाई शादी करने के लिए तैयार हो गए? थोड़ी देर में श्रीकांत जी भी घर आ गए। सभी लोग खुश थे।
महिमा जी श्रीकांत जी से इतराते हुए बोली, अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे अपना घर पूरी तरह सजाना है, बहुत कुछ करना है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। यह विधि बोली, माँ मुझे भी पार्लर जाना है। उधर ब्लैकबेरी क्लब। मधु ने शावर ले लिया था और बाथरोब पहने वह सोफे पर बैठी थी। उसकी नज़र बार बार चारों तरफ जा रहा था क्योंकि यह कमरा विराज का था। ऊपर से व्यू भी कमाल का दिख रहा था और जो वहाँ पर चीज़ें थी वह सब एक्सपेंसिव थी। उसका रूम ही एकदम लग्जरियस था कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आया और एक फीमेल वेटर हाथ में ट्रॉली लिए अंदर आई जो खाने से चीज़ें भरी हुई थी और उसके पीछे एक दूसरी फीमेल वेटर थी जो हाथ में 2-3 शॉपिंग बैग था। यह उसके लिए कपड़े लाए थे। दोनों फीमेल वेटर ने पहले तो उसे ग्रीट किया, उसके बाद वहाँ से चली गई और जाते वक्त उन्होंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मधु मन ही मन खुद से कहने लगी, इस इंसान के साथ रहना मानो कुछ पल की खुशी, उसके बाद जिंदगी तबाही तबाही होनी है। यह सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोफे पर बैठी ही उसकी आंखें लग गया। कुछ देर बाद जब विराज कमरे में आया तो देखा शॉपिंग बैग साइड में पड़ा था और खाने का ट्रॉली उसके सामने और मधु बाथरोब पहने ही सो गई है। उसने अपना एक हाथ दूसरे हाथ में अभी भी पकड़ रखी थी। फिर विराज चलते हुए एकदम उसके पास आया और घुटने के बल बैठा और ध्यान से उसे देखने लगा। धीरे धीरे उसे देखते हुए उसकी नज़र उसके घुटने पर आकर रुक गया क्योंकि बाथरोब उसके घुटने तक ही था और सोई हुई वह बहुत शांत दिख रही थी। जो देख विराज हल्के हाथ से उसके गाल पर थपथपाते हुए कहा, उठ जाओ शाम हो गया है। उसका हाथ टच होते ही मधु हड़बड़ा कर उठ गई। फिर विराज को देख वह ठीक से बैठ गई पर उसने अपनी नज़र ही दूसरे ओर फेर ली। जो देख विराज सख्त आवाज़ में कहा, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाई? मुझे मेरे घर जाना है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगा जो तुम यह सब करके आए हो। ये सुन विराज बोला, मेरी बात रवि से हो गया है तो तुम्हारी मम्मी ठीक है, ओके, और वह हमारी शादी की तैयारी कर रही हैं। अब मधु विराज के तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं, समझे, जब तक कि मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ। मधु का इतना कहना कि विराज अपना मोबाइल निकालकर मधु के तरफ बढ़ाते हुए कहा, यकीन नहीं तो कॉल लगाओ और बात कर लो, 4280 पासवर्ड है। मधु तुरंत उसका मोबाइल ले ली। पासवर्ड सुनकर मधु उसकी तरफ देखने लगी। विराज उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, शादी कर रहा हूँ तुमसे, हक तो देना पड़ेगा ना तुम्हें। मधु उसका मोबाइल उसके तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैं बाद में बात करूँगी। इतना बोलकर वह कपड़े लेकर वापस वॉशरूम में चली गई क्योंकि बाथरोब में वह खुद को अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसे जाता देख विराज बोला, तुम खुद से कपड़े पहन सकती हो। कुछ देर बाद में कपड़े पहनकर बाहर आई। विराज सोफे पर बैठे किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। उसने मधु को देखकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मधु को अपने पास बुलाया। वह जाकर उसके बगल में बैठ गई। विराज ने उसे खाना खाने के लिए कहा। पहले तो मधु ना कह रही थी पर विराज ने उसे कुछ धमकी दिया जिसके वजह से वह खाना खाने के लिए मजबूर हो गई। मधु एक हाथ से धीरे धीरे खा रही थी क्योंकि दूसरा हाथ तो उसका प्लास्टर था। विराज एकटक उसे ही देख रहा था। उसका इस तरह से देखना मधु खा नहीं पा रही थी। उसने 2-3 बाइट ही खाए होंगे कि तुरंत टिश्यू पेपर लेकर क्लीन कर ली। जो देख विराज पूछा, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगा तो खा लूँगी। ये बोलते वक्त मधु ने अपना मुंह फेर ली। जो देख विराज एकदम उसके पास आकर बैठा और खुद अपने हाथों से उसे खिलाने की कोशिश किया पर मधु उसे देखकर मना करने लगी। विराज आगे बोला,
मैरिज लॉ कहता है कि अगर पत्नी अपने किसी पर्सनल काम में अस्थायी है तो उसके सारे काम पति को करना पड़ता है। विराज इतना बोलकर मुस्कुराने लगा, जो देख मधु गुस्से में बोली, सही कहा, वह पति होता है, तुम्हें नहीं, और तुम मेरे पति नहीं हो। कुछ दिन में हो जाऊंगा, अभी से आदत डाल लो, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। वैसे भी विराज कोठारी किसी को इतना भी सर पर नहीं चढ़ाता जितना कि मैं तुम्हें चढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या मेरा वजन सहा जा रहा है तुम्हें? यह सुन विराज जोर से हंसने लगा। मधु तो उसे देखते ही रह गई, क्योंकि पहली बार वह उसे इस तरह हंसते हुए देख रही थी। विराज अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, इतनी भी मोटी नहीं हो तुम जो तुम्हारा वजन ना सह पाऊं, पहले तुम चढ़ो तो। विराज डबल मीनिंग बातें कर रहा था। अब जाकर उसकी बातें मधु को समझ में आया और वह अपने बोले हुए शब्दों पर पछताने लगी। पर अब क्या फ़ायदा, वहीं विराज अभी भी मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। मधु को शर्म आने लगा और विराज उसे खाना खिलाने लगा। मजबूरन मधु को खाना ही पड़ा, वरना विराज उसका और मजाक बनाता। कुछ देर बाद विराज वहाँ से चला गया। अब तो पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। खाने की वजह से मधु को नींद आने लगा, क्योंकि उसने अभी जस्ट मेडिसिन्स भी खाई थी और वह बेड पर जाकर सो गई। देर रात से जब विराज कमरे में आया तो मधु को सोता हुआ देखा। वह पहले तो फ्रेश हुआ, सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगा। उसकी नज़र बार बार मधु के ऊपर जा रहा था, जो एकदम गहरी नींद में सोई थी। विराज पहले तो बेड पर सोने के लिए जा रहा था, पर कुछ सोचकर वह अपने आप को रोक लिया और जाकर सोफे पर बैठ गया। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।